तो लास्ट में हमने देखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आफ्टर दैट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उन सब ने कुछ बातें बोली थी एटम्स के बारे में। एटम क्या बोला था एटम के बारे में? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। किसने बोला था? कार्टेशियन। मॉडर्न ने बोला था कि ऐसा नहीं है, एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एटम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एंड सबने ये भी बोला था कि एटम जो रहेगा ये बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है। इतना ज्यादा छोटा है कि हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो एटम के साइज के बारे में ये पता चला था कि एटम का जो साइज है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। एटम का साइज कैसा है? वेरी स्मॉल। जब इसका साइज बहुत छोटा है तो इसका मास कैसे रहेगा? वेरी वेरी स्मॉल। और जिनका मास बहुत छोटा होता है उनका एग्जैक्ट मास कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे सब्सटेंस का एग्जैक्ट मास कैलकुलेट नहीं करते हैं। एग्जैक्ट मास कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। कैसा होता है? डिफिकल्ट। तो इनका मास जो रहेगा वो रिलेटिव फाइंड किया जाता है। कैसे? रिलेटिव का मतलब किसी दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, किसी दूसरे के साथ रिलेट करेंगे और इसको कहा जाता है रिलेटिव मास। अब रिलेटिव मास का मतलब होता है ऐसा मास जो किसी के साथ रिलेट करके कैलकुलेट किया जाए। तो क्वेश्चन ही आएगा इस एटम का जो मास रहेगा वो किसके साथ रिलेट करेंगे। तो इनिशियल जो मेथड था उस मेथड में हाइड्रोजन के साथ रिलेट किया गया था। किसके साथ? हाइड्रोजन। फिर क्या हुआ, उन्होंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और ऑक्सीजन के साथ कंपेयर किया। और अभी जो मॉडर्न टेक्निक है वो किसके साथ कंपेयर करती है? कार्बन के साथ। किसके साथ? कार्बन। और कौन सा कार्बन? C12। C12 का मतलब कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होगा और एटॉमिक मास नंबर प्लस कार्बन C12 भी होता है, कार्बन C13 भी होता है, कार्बन C14 भी होता है। तो इनमें से जो C12 वाला रहेगा उसके हिसाब से पहले मैं रिलेटिव मास का मतलब समझाता हूँ। ठीक है, रिलेटिव मास का मतलब समझाता हूँ। अब जैसे बहुत सारे सिस्टम्स है, जैसे हम लोग मास कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए अलग अलग सिस्टम है। टेम्परेचर के लिए कौन सा है? केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, कोई भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक न्यू सिस्टम डिस्कवर किया है जिसका यूनिट है x। इसका यूनिट क्या रहेगा? x। ठीक है, और ये मास कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करने के लिए तो मुझे क्या करना होगा, 1x का मतलब क्या होता है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमको एक सिस्टम डिस्कवर करना है जिसको हम लोग मास को कैलकुलेट करने के लिए डिस्कवर करेंगे, यूज करेंगे। अब मैंने बोला ये जो डस्टर है, इस डस्टर का मास मेजर करो और इस डस्टर का मास जितना होगा उतना मास किसी का है तो उसको बोलेंगे उसका मास कितना है? 1x। तो 1x का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ अ डस्टर। ठीक है, समझ में आ गया? तो 1x का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ वन डस्टर। सपोज हमने एक साइड में एक डस्टर रखा है और दूसरे साइड में हमने जो सब्सटेंस रखा हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए हमको 2 डस्टर यूज करने पड़ रहे हैं। तो उसका मास कितना होगा? उसका मास कितना होगा?
सपोज किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के मास को बैलेंस करने के लिए मुझे 3 डस्टर को यूज करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब उसका मास कितना रहेगा? तो यहाँ पे हमने रेफरेंस किसको माना? और इसके रिलेशन में हम बाकी का मास कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जिसका मास इस डस्टर के मास इतना ही है उसको हम बोलेंगे 1x। जिसका मास इस डस्टर के कंपेयर में डबल है उसको बोलेंगे 2x। जिसका मास इस डस्टर के कंपेयर में आधा है उसको क्या बोलेंगे? हाफ x। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने किसके कंपैरिजन में फाइंड किया? वैसे ही जो एटम का मास होता है वो पहले किसके कंपैरिजन में फाइंड करते थे? फिर और अभी मतलब एक साइड में किसको रखेंगे? कार्बन, और दूसरे साइड में रखेंगे दूसरे एलिमेंट को, और उसके मास को हम लोग क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव टर्म। अब मैंने बोला 1x का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ अ डस्टर, सही है। अब मैंने बोला 1x का मतलब होता है 1/2 मास ऑफ अ डस्टर। चेंज करते हैं सिस्टम। मुझे लगा पहले तो मैंने क्या किया, 1x का मतलब क्या बोला था? मास ऑफ अ डस्टर। अब मैंने सिस्टम को चेंज कर दिया, बोला कि अब वो सिस्टम यूज करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक डस्टर का जो मास है उसका हाफ करेंगे तो कितना रहेगा? 1x। अब एक साइड में डस्टर रखा हुआ है, दूसरे साइड में मैंने पेन रखा, अब दोनों बैलेंस है, दोनों बैलेंस है। तो इस पेन का मास कितना हुआ? पक्का। देखो इस डस्टर का जो मास है तो डस्टर का मास हाफ रहेगा, तो उसका मतलब कितना है? 1x। अब यहाँ पे मैंने कितना डस्टर रखा? एक या आधा? और यहाँ पे जो पेन है उसको यहाँ रखा और दोनों बैलेंस हो गए। तो इस पेन का मास कितना होगा? 1x या 2x? पक्का। क्या 1 डस्टर का मास इक्वल्स टू 1x बोला है? अरे यहाँ पे 1x का मतलब क्या लिखा हुआ है? हाफ डस्टर ना, तो हाफ डस्टर का मास x, इधर के हाफ का मास x और इधर के हाफ का x, तो ये कितना हो गया? और यहाँ पे पेन जो है वो बैलेंस हो गया, तो पेन का मास कितना हो गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो यहाँ पे 1x का मतलब क्या हुआ? मतलब जितना मास डस्टर का रहेगा उसको हाफ करेंगे और वो जो हाफ पार्ट बनेगा उसको कंसीडर करेंगे 1x। समझ में आ गया? ये कल की बात थी, सैटरडे की मान लेते हैं। आज फिर से मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने बोला कि अब ऐसा नहीं करेंगे, अब आज गियर सिस्टम यूज करेंगे। 1/4 मास ऑफ अ डस्टर इज इक्वल्स टू, तो इस डस्टर को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4, और इसमें से एक जो पार्ट रहेगा उसका मास कितना रहेगा? 1x। अब इधर एक डस्टर है और इधर एक पेन है, तो इस एक पेन का मास कितना हुआ? अब आंसर सही है। अब मैंने 2 पेन रख दिए, क्वेश्चन को पूछने दो। ये 2 पेन यहाँ पे है और इधर एक डस्टर है, सही है। तो एक पेन का मास कितना रहेगा? हो गई गड़बड़? कहीं पे कहावत पढ़ा था मैंने कि बोल के सोचने से अच्छा है बोल शांत मत रहो। समझ में आ गया? क्वेश्चन वही है, ये मेरे पास एक डस्टर यहाँ है और इधर 2 पेन रख दिए तो ये बैलेंस हो गया, बैलेंस मशीन का काम कर रहा है। तो एक पेन का मास कितना होगा? तो दोनों पेन मिला के अब सही, इसलिए बोलना था सोच के बोलना चाहिए, बोल के नहीं सोचना है कि सही है कि गलत है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने जो सिस्टम यूज किया वो कौन सी है? 1x का मतलब मास ऑफ 1/4 मास ऑफ अ डस्टर। समझ में आ गया?
अगले हफ्ते मिला तो बोला तो ये नहीं, हम पुराना हो गया, ये करते हैं। तो क्या करोगे? डस्टर को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? उसमें से एक पार्ट को बोलेंगे 1/2, बोलेंगे तो तेरा वेट कितना है? इसके 3 गुना आएगा मतलब 3x, इसके 4 गुना आएगा मतलब 4x। सिंपल, समझ में आ रहा है? तो कोई भी सिस्टम जो है रिलेटिव वाला वो ऐसे डिस्कवर किया जाता है, ऐसे बनाया जाता है। अब रिलेटिव वाला कौन है? अल्ट्रा विजन। अब मैंने पूछा किसी को आप कहाँ रहते, तो बोलते थे टीबी हॉस्पिटल, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, टीबी हॉस्पिटल, इसलिए उसको टीबी बोलते हैं क्योंकि पहले वो टीबी के डिजीज के लिए था। क्योंकि नाम तो सील से है ना, बोलते टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी भी आता है, फिजिक्स नहीं आता। फिजिक्स के साथ बिल्कुल नहीं। अल्ट्रा विजन और कोई टीबी हॉस्पिटल के पास रहता है। मैंने पूछा घर कितना दूर है, तो उसने बोला 30 किलोमीटर। तो यहाँ से गिना ना कि अहमदाबाद से गिना, इसने रेफरेंस किसको माना? मतलब ये जो डिस्टेंस है किससे रिलेटिव है? समझ में आ गया? तो रिलेटिव डिस्टेंस यहाँ से होगा। ठीक है, अब वो यहाँ से घर जा रहा है, तो फ्लाईओवर नीचे उतरा, तो तेरा सर है ना वहाँ पे, उसके थोड़ा आगे गए तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे वो केलाल का फास्ट फूड सेंटर है, देखा है? यस, वो तो पता होगा। तो फूड का स्टॉल का नाम बोलूंगा तो ऐसा होता है, देखा तो नहीं है कभी, बंद ही रहता होगा हम रहता। तो ये डिस्टेंस हुआ 1 किलोमीटर। अब यहाँ जाने के बाद इसको कोड करके पूछा घर कितना दूर है, क्या बोलेगा? 2 किलोमीटर। क्योंकि अभी रेफरेंस किसको ले रहा है? इसको। तो रेफरेंस कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन जिसको रेफरेंस मानेंगे बाकी चीजें उसके हिसाब से ही रहेगी। तो वैसे ही यहाँ पे हमने मास 1/10 मास ऑफ अ डस्टर को हमने x माना है, तो हमारा रेफरेंस कौन हो गया? मास ऑफ डस्टर। और एक मास का जो एक डस्टर का जो मास था उसका कितना लिया? 1/10 लिया। समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव टर्म को ऐसे बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? रिलेटिव टर्म कैसे बनाई जाती है? किसी पर्टिकुलर एक को रिलेट किया जाता है। वैसे ही जब एटम का मास बहुत छोटा था और उसका एग्जैक्ट मास फाइंड करना डिफिकल्ट था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? रिलेटिव टर्म को यूज किया। इसको यूज किया रिलेटिव टर्म। ठीक है, इनको डस्टर के एग्जांपल्स हैं, ये समझने के लिए, एग्जाम लिखने के लिए नहीं है, मार्क्स नहीं देंगे। फिर क्या हुआ? एक एटम का मास कितना है ये फाइंड किया गया, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। बोला तो है पहले बहुत छोटा है करके, कितना है? छोटा। पहले फिर होंगे कुछ डिफेक्ट, जैसे डाल्टन में डिफेक्ट है तो मॉडर्न को यूज किया, वैसे इनमें भी डिफेक्ट होंगे। इसने किसको लिया? कार्बन का कार्बन, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मास ऑफ एटम इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटम ऑफ इक्वल। ठीक है, इसका मतलब एक एटम का मास इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। तो C12 के एक एटम का मास कितना रहेगा उसको क्या कंसीडर किया? मास ऑफ एन एटम। फिर मैंने बोल दिया इट इज 1/2 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। इसका मतलब एक कार्बन के एटम का जितना मास रहेगा उसका आधा मास किसका रहेगा? मास ऑफ एक एटम। ठीक है, तो जो रियल में आता है वो आता है इट इज 1/12, इट इज 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। समझ में आ रहा है? ये 1/12 कैसे रहेगा ये समझाने के लिए पूरा एग्जांपल लिए थे। डायरेक्टली लिखा तो समझ में नहीं आता। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। मतलब एक कार्बन के एक एटम को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? उसमें से एक जो पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे और जब ये कैलकुलेट किया गया, कार्बन के एक एटम को 12 पार्ट में डिवाइड किया गया और उसका एक पार्ट का मास कैलकुलेट किया गया, तो वो था
1.67 into 10 to the power 24 ग्राम। बहुत कम वैल्यू है, बहुत ज्यादा है? अरे 24 है 10 टू द पावर, लेकिन लिखा तो है ये वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखना भूल गया। तो अब बोलो इसका मास बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? और इसलिए कहा जाता है मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू 1.67 into 10⁻²। लेकिन ये मास बहुत कम है, इसका यूनिट कौन सा है? ग्राम। लेकिन मास जो होता है वो ग्राम में भी कैलकुलेट करते हैं और किलोग्राम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, तो बिना मुझे आंसर कोई नहीं देगा, समझ गए ना? तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा वो समझ सकते हो, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, थोड़ी ही देर में बता दूंगा मैं, लेकिन आवाज किसी का नहीं आएगा। मैं बोला था फिजिक्स मेरा वीक है, तो ये यूनिट कन्वर्जन वगैरह नहीं आते, तो इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। 30 सेकंड सोचने के लिए है कि यहाँ पे पावर कितना होगा, बिना पूछे आंसर नहीं दे रहे, क्योंकि के बाद फेंकूंगा मैं, जाली है फिर भी जा सकते हो आप, छोटे हो, ठीक है? तो 30 सेकंड आपके पास है, आपको ये बताना है 30 सेकंड में जिसको पूछूंगा वही कि यहाँ पे जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर कितना रहेगा, बाकी तो मुझे आता है। टाइम हो गया शुरू। पेन पेंसिल नहीं पकड़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें कोई बड़ा लॉजिक या मैजिक नहीं है, सिंपल टर्म है, और आई थिंक ईशान सर ने पढ़ाया ये, यस और नो? और नहीं आता तो उनको बोल दूंगा कि आपने कुछ मटेरियल दिया था सॉल्व करने के लिए, इन्होंने अच्छे से सॉल्व नहीं किया है, तो 2-3 बार दे दो, प्रैक्टिस हो जाएगी। सही या गलत? सही या गलत? कुछ तो बोलो। गलत है? हाँ तो फिर आंसर सही चाहिए। काम भी नहीं करना है, वर्क भी नहीं चाहिए। सोच के कितने लोगों का आंसर मिल गया? सभी एग्जाम्पल को बोल दूंगा मैं, ठीक है? 30 सेकंड और दे सोचने के लिए। चलो सर आता तो वैसे नहीं है, 30 सेकंड में 30 मिनट कम से ऐसे बेटर है, ये आपकी सोच है। हम तो सोचते हैं कि जब ज्यादा टाइम मिलेगा कुछ सोचेंगे तो आ जाएगा आंसर, कुछ लोग तो ऐसे कोई ना कोई तो दे ही देगा आंसर। आंसर मिल गया, एंड रेंज से रखना, ठीक है? -21 खड़े रहो, -27 हाथ ऊपर है आपका, बोलो। हाँ मैंने बोला ना फिजिक्स वीक है बोला, सही नहीं, ऐसा नहीं बोला, ठीक है? हाँ ऐसा कहा जाता है 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। पढ़ा था कभी तुमने? इसको ऐसा भी लिखते हैं 10 टू द पावर 3 ग्राम।
इसका मतलब ऐसा होता है जब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 बोल सकते हैं। अच्छा लिख सकते हैं ना 1 kg इक्वल्स टू 1 into 10 to the power 3 ग्राम। 2 kg इक्वल्स टू 2 into 10 to the power 3 ग्राम। सही है गलत? मतलब किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। तो जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3। अब डिवाइड करो, इसको ऐसे लिखते हैं या तो डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 10 टू द पावर 3। इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है। समझ में आ गया? तो आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है या किलोग्राम को ग्राम में? तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -7 into 10 to the power -3 10 to the power -27 into 10 to the power -3 कितना होता है? 24। कितना आएगा? -24। पक्का ना? आप लोगों का आंसर मेरा नहीं है, पहले कुछ होता है आगे कॉपीराइट इश्यू तो आप कॉपी जाओगे। नहीं समझ में आ गया? आंसर कितना होना चाहिए? जितना 21 का उनको समझ में आ गया गलती कहाँ पे होगी? अरे ऐसा सिंपल याद रखना, छोटे को बड़ा करना है, बड़े को छोटा करना है। ठीक है, बैठो। वेल ट्राई, जिन्होंने 21 भी बोला कोई बात नहीं, आपने ट्राई तो किया। ठीक है, तो ये होता है यूनिट कन्वर्जन। इसमें कुछ काम नहीं है, हमको ऐसे पूछा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जब मास कैलकुलेट कर ही लिया है तो इस मास का हमको यूनिट भी बताना होगा, और मास का यूनिट होता है यहाँ पे U या तो AMU। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास और इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, इतना देख लेते हैं, देखना है लिखना नहीं है। तो इसके बाद आपको किसी ने पूछा एक एटम का मास कितना होता है तो क्या लिखना चाहिए? 1.24 ग्राम। आपको उन्होंने केजी में पूछा तो 21 नहीं ना? पक्का? चलो देखो, सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट डे जो ऑनलाइन शुरू हुआ था वहां से अब तक जो हुआ है उसका डेली रिवीजन किया करो, देन ओनली कुछ होगा।
लिखिए सोडियम का सिंबल, सोडियम का सिंबल क्या है? सोडियम का सिंबल उसके पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं वो कैलकुलेट करना है बिना पेजेस को कम किए। तो सोडियम के पास कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है वो कैलकुलेट करने हैं बिना पेजेस को कम किए। एक से ज्यादा पेन रखा करो, तो कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन देखिए कुछ पेन छोड़ते ना चलते नहीं है, उस टाइम पे वो काम आएगा, होता है कभी कभी। एटॉमिक नंबर इज एटॉमिक मास नंबर 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन। सही है गलत? ओके चलो अगला पढ़ाओ क्लोरीन के साथ। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब मैंने बोला कि कल एक मैच देखने गया था, मैं क्रिकेट मैच, तो मैच देख रहा था, तो मैच में बहुत मजा आया। 6 मार रहे थे, 10 बॉल घूम गए, तो जब ठीक लगता है 9.5 बॉल घूम गए, 9.5 बॉल घूम गया। क्या प्रॉब्लम है? सही तो है नहीं है? तो बॉल 9 घूम सकते हैं या तो 10। ऐसा हुआ तो पहले घूम गए, फिर मिला तो आधा आधा कर देंगे। सुनने के लिए 9 ठीक है, 10 ठीक है, 9.5 मतलब अजीब लगता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है,
एक पार्टिकल बोल सकते हैं, दो पार्टिकल बोल सकते हैं, हाई पार्टिकल। अजीब नहीं लगता है? आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि Cl का एटॉमिक मास नंबर 35.5 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे तो प्रोटॉन तो 17 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी 17 रहेंगे, और न्यूट्रॉन 18.5 पार्टिकल या तो 18 रहेंगे या तो 19 रहेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल 18.5? ऐसे मतलब पूछ रहा था मैं, मन में ऐसा आया नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आधा पार्टिकल आधा चावल, वो बोल सकते हैं आधा होता है। सोचा नहीं कभी? तो जैसे एसिड और बेस के बारे में नहीं सोचा था, वैसे इसके बारे में भी नहीं सोचा है। आप भी बोल रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका आंसर ये ऐसा क्यों है, ये थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। यहाँ पे हमने अभी जो देखा था उसको हमने बोला था रिलेटिव मास। क्या बोला था? रिलेटिव मास किसका? एटम का। तो उसको बोल सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, राइट, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास किसके साथ रिलेट किया था? C12। कितना C12? 1/12। सही है गलत? ऐसे ही दूसरा जो आता है वो आता है एवरेज एटॉमिक मास। आता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। अब क्वेश्चन आएगा ये एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए है? ये एवरेज एटॉमिक मास उन लोगों के लिए होता है जिनके आइसोटोप होते हैं। किसके लिए होता है? उन लोगों के लिए जिनके आइसोटोप होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने CO2 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए बोला, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट ए है उसने बोला सर 12 + 32 = 40 फॉर यू। इसको सही बोले या गलत? अरे मॉलिक्यूलर मास CO2 का सही है गलत है? कार्बन का कितना? ऑक्सीजन का? इसको मार्क दीजिए। अब बी वाला भी अपना आंसर लेके आ गया, वो लिखा 13 + 32 = 45 U। सही बोलेंगे गलत? क्यों? क्योंकि कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं? तो कार्बन 12 में भी होता है, कार्बन 13 में भी होता है, कार्बन 14 में भी। ये बोला कि सर मुझे जो कार्बन मिला था ना वो C13 था, 13 लिखा। बात तो सही है। अब तीसरा स्टूडेंट आया, वो बोलता है 14 + 32 = 46। इसको बोलता भाई ये क्यों? तो मुझे जो कार्बन मिला ना वो C14 था, तो मेरा आंसर कितना है? अब ऐसा होगा तो क्वेश्चन सेट करना इजी रहेगा डिफिकल्ट रहेगा? डिफिकल्ट रहेगा। तो जब भी किसी के आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं तो ये प्रॉब्लम हमेशा आएगा। एक का आंसर कुछ और रहेगा, दूसरे का आंसर कुछ और रहेगा। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम यूज करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास में क्या करेंगे? अब नेचर में C12 भी मिलेगा, C13 भी मिलेगा, C14 भी। अब मैंने बोला नेचर में जितना भी कार्बन मिलता है उसमें से 90% कार्बन C12 होता है, 1% कार्बन C13 होता है और 2% कार्बन C14 होता है। समझ में आ गया? अब इसको गुड लक देखो, इसको 2% वाला मिला, 90 वाला नहीं। इसके भी गुड लक देखो, उसको ये 8% वाला मिल गया, ये नहीं मिला। और उसको बोल तो नहीं तेरा आंसर गलत है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा अराइज होगा, हमेशा ये उनके लिए अराइज होगा जिनके क्या होते हैं? आइसोटोप। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया है। यहाँ पे जो वैल्यूज ली है ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, आपको समझाने के लिए। रियल वैल्यूज बाद में बताता हूँ, ठीक है। अब जब ऐसा होता है
तो हम कौन सा एटॉमिक मास यूज करेंगे? तो ये फाइंड करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। अब क्वेश्चन आता है एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो C12 कितना है? तो लिखेंगे 12 इंटू 90, मतलब 12 वाला कितना परसेंट है? 90 प्लस 13 वाला कितना है? 8 प्लस 14 वाला कितना है? 2 डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज कितना रहेगा? अरे इन सब का परसेंटेज कितना रहेगा? समझ में आ गया? अब इनका एडिशन करने के बाद आंसर आता है सपोज 12.01। कितना आता है? 12.01। इसको अप्रोक्सीमेट लिया तो कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। तो अब ये डिसाइड किया गया कि जब भी कार्बन का एटॉमिक मास यूज करेंगे तो ना ही 12 का यूज करेंगे, ना ही 13 का यूज करेंगे, ना ही 14 का यूज करेंगे। उनके एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे और जो एवरेज आएगा उसी को कंसीडर किया जाएगा एटॉमिक मास। अब ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद ये दोनों आंसर ठहरे गलत। क्यों? क्योंकि जिनका आइसोटोप होता है उनके लिए क्या यूज करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। समझा? तो एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए? आइसोटोप के लिए। तो जिनके आइसोटोप्स होते हैं उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे A जो है वो A16 भी होता है, A जो रहेगा ये 17 भी होता है, A जो रहेगा ये 19 भी होता है। मैंने बोला A का परसेंटेज है 60, इस A का जो परसेंटेज है वो है 30 और इस A का परसेंटेज कितना रहेगा? 10। और तो ये आइसोटोप्स है, तो इनका कौन सा एटॉमिक मास सही रहेगा? 16, 17, 19 तीनों नहीं रहेंगे। क्या करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। पहले किसका मास? 16 इंटू 60 प्लस 17 इंटू 30 प्लस 19 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। सपोज इनका आंसर आता है 16.5, तो इनका एटॉमिक मास कौन सा यूज करेंगे? 16.5। ना ही 16 यूज करेंगे, ना ही 17 यूज करेंगे, ना ही 19 यूज करेंगे, तो वो कितना यूज करेंगे? 16.5। क्यों? क्योंकि ये आइसोटोप्स होते हैं और जिनके आइसोटोप्स होते हैं उनका कौन सा मास कंसीडर किया जाता है? एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर किया जाता है। और वो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हमको उसका परसेंटेज पता होना चाहिए। है परसेंटेज दिया है और उस परसेंटेज से क्या निकालेंगे? जो लिखा हुआ है उसको समझो, इसमें से लिखना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। क्लोरीन का आइसोटोप क्लोरीन का आइसोटोप Cl35 और Cl37 है। तो क्लोरीन जो है ना उसका पहला आइसोटोप है Cl35 और दूसरा है Cl37। Cl35 तो है ही नहीं। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे? 18। कितने आएंगे? 18। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे? 20 आएंगे ना? हाँ 20 आएंगे। अरे एटॉमिक नंबर 17 है ना, एटॉमिक नंबर 17। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 18। सॉरी न्यूट्रॉन इसमें 18, इसमें 20। अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो डेसिमल में नहीं है, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन। अब जब मैं इन दोनों का आपको परसेंटेज दूंगा तो आप क्या करोगे? 35 इंटू इसका परसेंटेज, 37 इंटू इसका परसेंटेज, इससे क्या मिलेगा आपको? तो क्लोरीन का जो मास लिखते हैं ना 35.5, वो एग्जैक्टली क्लोरीन का एटॉमिक मास नहीं है, वो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है ये 2 आइसोटोप में होता है
और इसीलिए उसका आंसर जो रहेगा वो पॉइंट में आता है। तो जिनके आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक मास डेसिमल पॉइंट में आ सकता है। देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप से दूसरा मास क्या है? हाइड्रोजन का एक का आता है 1, दूसरे का आता है 2 और तीसरे का आता है 3। तो इसका आंसर 1.012 समथिंग आता है जब एवरेज निकालेंगे तब, क्योंकि मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ये होता है H और इसलिए आंसर उसके पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम भले उसका 1 लिखते लेकिन रियल में वो 1 नहीं होता है, 1.0 समथिंग होता है। तो उसका एवरेज कितना लेते हैं 1.09 है, इसको 1 बोल सकते हैं, लेकिन 1.5 को 1 नहीं बोलेंगे, वो कितना रहेगा 1.5 ही रहेगा। देख लो, कुछ भी डाउट है पूछो, बाद में क्वेश्चन देता हूं मैं आपको डायरेक्टली रियल वैल्यू के साथ या हाइपोथेटिकल वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय, ऐसा एडिशन कितने बार करेंगे जितने आइसोटोप्स रहेंगे। कितने आइसोटोप्स है 3, तो एडिशन किया था 3 बार। कितने आइसोटोप है इसमें 3, तो कितने बार करेंगे 3। कितने आइसोटोप्स है तो एडिशन करेंगे 2। समझा? देखो ये लिखो रिलेटिव और एवरेज क्या होता है, पहले ये लिखो फिर एग्जांपल बताता हूं। एनसीईआरटी टेक्स्ट ये लिख दो जल्दी, क्वेश्चन बताता हूँ। एवरेज एटॉमिक मास उनके लिए जिनके आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, बाकी एग्जांपल वगैरह कुछ नहीं लिखना है, बस ये एक लाइन। एवरेज एटॉमिक मास इज कंसेप्ट एप्लीकेबल ओनली फॉर आइसोटोपिक कंपाउंड, आइसोटोपिक एलिमेंट। राइट, और एग्जांपल कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। Calculate average atomic mass of chlorine when chlorine is present in two isotopic form. Cl35 and Cl37, Cl के ऊपर लिखना नंबर, Cl35 and Cl37 in the percentage of 75 and 25 respectively, in the percentage of 75 and 25 respectively. Clear? इधर उधर नहीं लिखना है, अपने कॉपी में लिखना है और 1 मिनट के अंदर में 30 सेकंड के अंदर आंसर देना है। तो जिसका आंसर आएगा हैंड राइज करके हैंड्स डाउन करते जाना है।
भले ग्रुप भी लिया हो आपने, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट आपको भी करना है। ठीक है, आई थिंक आंसर विल बी 35.50। यस, आंसर शुड बी 35.50। और इसीलिए क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो कितना लिया जाता है, 13, एटॉमिक मास 35.5। रियल में क्लोरीन का मास कितना है, या तो 35 या तो 37। तो कभी आप बोलोगे सर इसको लेके कैलकुलेट करते हैं, कभी बोलोगे इसको लेके कैलकुलेट करते हैं। इस प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लियर है? तो ऐसे क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। तो सभी कंपाउंड के लिए ऐसे, जिनके भी आइसोटोप है उसके लिए इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।